हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेली लर्निंग लर्न। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस आपने सुना ही होगा, और कुछ लोगों को इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं होगा। आपको पता होगा टीडीएस क्या है, कैसे कट करना है, ये सारी चीजें को थोड़ा थोड़ा पता होगा, बट उसकी डिटेल में हमें कैसे टीडीएस को काउंटिंग करना है, कैसे पे करना है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें हम आज बस इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस की बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, सबसे कंफ्यूजन होगा टीडीएस क्या है। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड इट मीन्स कपात, एट सोर्स मतलब उत्पत्ति में से जो हमें कपात करनी है उसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी टीडीएस क्या होता है, उसको कैसे कट करते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट बिजनेसमैन है, अगर आप उसमें से किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर टैक्स पे करना होता है। बेसिक टीडीएस यही चीज है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो उसमें आपको टैक्स पे करना होता है। उस टैक्स को हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स इट मीन्स उत्पत्ति में से जो हमें टैक्स काटना है उसे कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये फुल फॉर्म था टीडीएस के बारे में जो हमने अभी समझा। अभी कंफ्यूजन हो रहा है टीडीएस को हम कैसे काटेंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो क्लियरली बता दो हमें एग्जाम्पल के रूप से कि अगर हमें किसी भी पार्टी को 50,000 एग्जाम्पल पर 50,000 का पेमेंट करना है। ओके, तो अभी हम इसमें से टीडीएस कैसे काउंट करेंगे, तो 50,000 का हमें पेमेंट करना है, तो उसमें से परसेंटेज होते हैं जो हमें टीडीएस के स्लैब में से देखना होता है। तो उसमें से हमें देखेंगे कि कितने परसेंटेज कट करने हैं। तो अगर हमें 1% काउंट करना है तो 50,000 के हिसाब से हमें 500 रुपीज, ओके, 500 रुपीज टैक्स पे करना है। ये हमारा काउंटिंग था टीडीएस का। अब पेमेंट कैसे करेंगे, तो जिस पार्टी के पेमेंट पे हमने टीडीएस काटा है उस पार्टी को टीडीएस की अमाउंट जो है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल फॉर 50,000 का जो पेमेंट था वो उसमें से हमने 500 रुपीज टीडीएस काट लिया। बाकी की जो अमाउंट है उसको हम पेमेंट करेंगे उस पार्टी को, और जो 500 रुपीज हमने टीडीएस काटा है वो टीडीएस को हम गवर्नमेंट को देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया है उसको तो 50,000 मिलने चाहिए थे, बट 50,000 मिलने चाहिए थे, बट उनको 50,000 में से 500 कम मिलेंगे। तो वो 500 उन्हें कौन देगा, तो गवर्नमेंट ने हमारे पास से 500 लिए हैं टीडीएस के, गवर्नमेंट ही उसको देगी। कैसे देगी वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ कि कैसे टीडीएस को काउंट करना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि कैसे हमें टीडीएस को समझना है, कैसे काउंट करना है। अब हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में कैसे काउंटिंग करेंगे, और टीडीएस आपको काटना है या फिर नहीं काटना है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे हम इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, टीडीएस के बारे में आपने सुना है, टीसीएस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो टीडीएस एंड टीसीएस क्या है, दोनों बता दो आपको। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड मतलब कपात, ओके, हमें लेना है। सॉरी, डिडक्टेड इट मीन्स कपात, इट मीन्स हमें टैक्स को पे करना है। एंड टीसीएस में आता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इट मीन्स उत्पत्ति में से हमें टैक्स को कलेक्ट करना है। ये डिफरेंस है टीडीएस एंड टीसीएस में। ओके, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीडीएस के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको टीसीएस के बारे में भी कंफ्यूजन है ज्यादा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपको उसको कैसे काटना है, कैसे पेमेंट करना है, वो सारी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
टीडीएस की ओर। अब सबसे पहला कंफ्यूजन है आपका टीडीएस का कि उसे कैसे काउंट करना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि टीडीएस है वो जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स में से सबसे पहला होता है टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, जो जिसे हम टीडीएस फॉर सैलरी भी कह सकते हैं। सेकंड है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय, जिसे हम टीडीएस फॉर नॉन सैलरी भी कह सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले समझते हैं टीडीएस फॉर एम्प्लॉय। ओके, तो टीडीएस फॉर एम्प्लॉय इट मीन्स अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप उसको सैलरी कर रहे हो, मीन्स इनकम टैक्स स्लैब में बताया गया है कि अगर आप 5 लाख से ऊपर किसी को सैलरी दोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप किसी एम्प्लॉय को इनकम टैक्स सैलरी के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो तो आपको इसका टीडीएस काटना होगा। ठीक है, तो जहाँ सैलरी पे टीडीएस काटा जाता है उसे टीडीएस फॉर एम्प्लॉय कहा जाता है। सेकंड है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। ये क्या चीज है, तो यहाँ हमने बात की ओनली सैलरी की, उसके अलावा भी हम अपने बिजनेस में बहुत से ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत से पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर हम रेंट पे करते हैं तो उसका भी हमें टीडीएस काटना होगा, जिसे हम टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय ऑब्लिक टीडीएस फॉर नॉन सैलरी भी कह सकते हैं। उसमें भी हमें टीडीएस काटना है। ठीक है, ये दोनों चीज को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इसके लिए समझना इजी हो जाए। इसके जो फॉर्म्स है, पेमेंट टाइप्स है, वो आपको समझना इजी हो जाए, इसलिए हमने दोनों पार्ट्स में आपको समझाया हुआ है, टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टीडीएस के लिए आपको चाहिए सबसे पहले 10 नंबर। ओके, अगर आपके पास 10 नंबर है तो आप टीडीएस पे कर सकते। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर का फुल फॉर्म है टैक्स असेसमेंट नंबर, या फिर आप उसे टैक्स डिडक्शन नंबर भी कह सकते हो। ओके, आपके पास ये नंबर होना जरूरी है। ये नंबर होगा तभी आप टीडीएस पे कर सकते हो। अब आपको कंफ्यूजन होना होगा कि 10 नंबर लेना जरूरी है, क्या मुझे 10 नंबर लेना चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या 10 नंबर लूं या फिर नहीं लूं। तो का सॉल्यूशन है कि यस, अगर आप टीडीएस चार्ट या फिर टीडीएस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10 नंबर लेना जरूरी है, एंड 10 नंबर लेने के बाद आपको टीडीएस भी भरना पड़ेगा। ओके, अब आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आप वो कैसे लोगे, उसके लिए आपको फॉर्म 10 रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 49B को फिलअप करना होगा और आप उसके थ्रू 10 नंबर ले सकते हो, एंड 10 नंबर के बाद आप टीडीएस भर सकते हो। सेकेंड कंफ्यूजन पॉइंट है कि 10 नंबर का फॉर्मेट क्या होता है। 10 नंबर जो है वो आप टीडीएस जब भी पे करोगे वहां पे आपको 10 नंबर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 नंबर है वो 10 डिजिट का है, बट ये नंबर कुछ पेन नंबर जैसा है। पेन नंबर आप जानते होंगे, आपको पता ही होगा पेन नंबर क्या है। तो पेन नंबर एंड 10 नंबर का फॉर्मेट एक जैसा है। बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि 10 नंबर एंड पेन नंबर में क्या डिफरेंस है। 10 नंबर का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर एंड पेन नंबर का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा 10 नंबर जिसमें 10 डिजिट्स है और ये रहा हमारा पेन नंबर जिसमें भी 10 डिजिट्स है। कंफ्यूजन पॉइंट है, डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे 10 नंबर में स्टार्टिंग में 4 डिजिट जो है वो अल्फाबेट है एंड उसके बाद 5 डिजिट है वो नंबर 1 है और लास्ट डिजिट है वो हमारा अल्फाबेट है। जहाँ पे पेन नंबर में स्टार्टिंग के 5 डिजिट है वो अल्फाबेट है एंड उसके बाद के 4 डिजिट ही नंबर 1 है एंड लास्ट 2 अल्फाबेट है। ठीक है, कंफ्यूजन ये रहा, 5 डिजिट है नंबर 1 है और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर 1 है। ये हमें क्लियर करना जरूरी है, 10 नंबर एंड पेन नंबर में ये डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया आपको टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय, आप पेमेंट कर रहे हो बट आपको काउंटिंग कैसे करनी है उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीडीएस फॉर एम्प्लॉय पे कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो गई तब आप काउंटिंग इजीली कर पाओगे कि ये पार्टी को या फिर ये एम्प्लॉय को मैं इतनी पेमेंट कर रहा हूँ
तो मुझे टीडीएस काटना चाहिए, ये पार्टी को मैंने इतना पेमेंट किया तो मुझे नहीं काटना चाहिए। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप टीडीएस इनकम टैक्स स्लैब को आप स्टडी कर चुके होंगे, तो ही आपको ये इसके बारे में पता होगा, ठीक है। एंड अगर आप नॉन एम्प्लॉय टीडीएस पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस चार्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास टीडीएस चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तभी आप क्लियरली समझ पाओगे कि कौन से पेमेंट पे हमें टीडीएस काटना है, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत से पेमेंट होते रहते हैं, छोटा बड़ा बहुत से पेमेंट होते हैं, हर एक पेमेंट पे हम टीडीएस नहीं काट सकते। इसके लिए आपको टीडीएस का चार्ट जो है वो आपको स्टडी करना होगा एंड उसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे कि कौन से पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना है एंड कौन से पेमेंट पे आपको टीडीएस नहीं काटना है। रही बात इनकम टैक्स स्लैब की या फिर टीडीएस चार्ट की, आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना देंगे, या फिर आपका कोई भी छोटा मोटा डाउट है बता सकते हो, हम वो क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले अगर हमें टीडीएस की एंट्री करनी है, नॉर्मली तो हम लोग टैली प्राइम में उसकी एंट्री करते हैं, बट हमें टीडीएस की एंट्री करनी है तो उसका जो काउंटिंग है वो समझना बहुत ही जरूरी है कि कैसे उसकी काउंटिंग करनी है, कैसे उसका लेजर क्रिएट करना है एंड कैसे उसकी एंट्री करनी है। तो वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है शॉप रेंट का, जो रेंट है 50,000 रुपीज और इसमें SGST एंड CGST काउंट किया गया है 9%, तो टोटल रेंट हो गया 59,000। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमें टैक्स ऐड करके पे करना है 59,000। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अभी हमें यहाँ पे टैक्स काटना है, तो अभी कंफ्यूजन पॉइंट है कि हम यहाँ पे किस अमाउंट पे टैक्स काटेंगे, ये कंफ्यूजन हो गया। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हमने CGST टैक्स लगाया हुआ है, SGST टैक्स लगाया हुआ है, तो क्या हमें अलग से TDS काटना है या फिर नहीं काटना है। तो क्लियर है ये चीज कि अगर आप CGST SGST का टैक्स आप लगा रहे हो, फिर भी आपको अगर आपका रेंट 50,000 से बढ़ गया है, जैसे मैंने बताया आपको TDS चार्ट के हिसाब से पेमेंट करना है, तो अगर आप उसके हिसाब से आपको TDS काटना जरूरी है, तो चाहे आप CGST काट रहे हो चाहे आप SGST काट रहे हो, फिर भी आपको TDS काटना जरूरी है। ठीक है, पेमेंट करना है हमें 59,000 का, बट हमारा रेंट है ओनली 50,000, तो हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है 50,000 के ऊपर, जो हमारा ओरिजिनल शॉप का रेंट है उसमें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रेंट काउंट करेंगे 50,000 में, तो 50,000 का हमारा 10% रेंट का जो परसेंटेज है TDS का वो 10% है, जो TDS चार्ट में बताया गया है। तो उस हिसाब से हमें शॉप रेंट का TDS है वो 10% काटना है। तो 50,000 रेंट है, उसमें हम TDS काटेंगे 10%, इट मीन्स हमारा रेंट 50,000, TDS 5,000 हो जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई कि हमें कैसे TDS को काउंट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। शॉप रेंट है 50,000, TDS है 5,000। ओके, अब देखेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे और उसका पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें 2 बुक्स में एंट्री करनी होती है। सबसे पहले डिडक्टर। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप डिडक्टर भी हो सकते हो या फिर आप डिडक्टिव भी हो सकते हो, मतलब आपको TDS काटना भी होगा या फिर TDS काटा हुआ पेमेंट भी आपको लेना होगा। यहाँ पे हम दोनों के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आप TDS काट रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, या फिर आपके कोई पेमेंट में TDS कटा हुआ आपको पेमेंट हो रहा है तो उसकी भी एंट्री आपको आपके बुक में कैसे करनी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टर के बुक में एंट्री कैसे होती है, मतलब आप अगर TDS काट रहे हो तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें शॉप रेंट पे करना है, ठीक है, CGST SGST के साथ, इट मीन्स टोटल 59,000, उसकी एंट्री कर दे। तो सबसे पहले हम शॉप रेंट का अकाउंट डेबिट करेंगे, CGST SGST डेबिट करेंगे, एंड जो हमारा डिडक्टिव है उसका अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पे के थ्रू मिस्टर पटेल लिया हुआ है, तो मिस्टर पटेल का अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स ये एंट्री हमें क्या बताती है कि मिस्टर पटेल को हमें 59,000 रुपीज पे करना है, जिसमें 50,000 रुपीज है वो शॉप रेंट है,
4,500 रुपीज SGST का है एंड 4,500 रुपीज CGST का है। ये हमारी कॉमन एंट्री है रेंट की, ठीक है। अब इसमें अपना एंट्री करनी है TDS की। तो TDS की एंट्री में मिस्टर पटेल का अकाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे। क्लियर, ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि 59,000 रुपीज का हमें पेमेंट करना था, बट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर पटेल को पेमेंट करेंगे तो फुल पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें से हम TDS काटने के बाद पेमेंट करेंगे। मतलब क्या है, 59,000 का फुल पेमेंट हमें मिस्टर पटेल को नहीं करना है, उसमें से 5,000 रुपीज का TDS काटने के बाद हमें उसे पेमेंट करना है। तो मिस्टर पटेल को तो हमने यहाँ पर एंटर किया कि 59,000 का हमें पेमेंट करना है। इट मीन्स मिस्टर पटेल के लेजर में क्रेडिट होगी 59,000 की, बट हमें TDS काटना है, इसके लिए मिस्टर पटेल के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5,000 TDS के साथ, ठीक है। तो मिस्टर पटेल का अकाउंट है वो डेबिट करेंगे 5,000 एंड TDS ऑन रेंट को हम 5,000 क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आपको क्लियर होना है, TDS ऑन रेंट लिखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ TDS करोगे तो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कौन सा TDS किसके ऊपर काट रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है सिर्फ एक ही, इसलिए हमें क्लियर है कि ठीक है हम जो भी TDS काउंट कर रहे हैं रेंट का है। बट अगर आप आपके बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो आपके पास बहुत से ऐसे पेमेंट होंगे जहाँ पे आपको TDS काटना होगा, तो आपके लिए कंफ्यूजन पॉइंट हो जाएगा कि कौन सा TDS किस चीज पे काटा गया है, या फिर कोई मिस्टेक हो चुकी होगी तो भी आपको वो फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप डिटेल में लिखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ये एंट्री करी हमने, मिस्टर पटेल के अकाउंट को डेबिट किया, TDS ऑन रेंट के अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। अभी आपके पास एक लेजर बन गया है TDS और रेंट का। तो अभी TDS को हम पे कैसे करेंगे। TDS तो आपने काट लिया, मिस्टर पटेल के अकाउंट में से माइनस कर लिया, काट लिया, बट अब आपको उसके अपने पास नहीं रखना है, आपको वो TDS को गवर्नमेंट को दे देना है कि मैंने मिस्टर पटेल को जो रेंट दे रहा था उसमें से मैंने ये TDS 1,000 रुपीज कट किए जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे, TDS ऑन रेंट का अकाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे और बैंक का अकाउंट है वो हम क्रेडिट कर देंगे। ये सिर्फ बुक की एंट्री है। मैं आपको बताती हूँ आप TDS का कैसे पेमेंट करोगे। तो आपको जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वहां से आपको ऑप्शन दिया गया होता है जहां से आप डायरेक्टली TDS का पेमेंट कर सकते हो, बैंक थ्रू आप TDS की एंट्री कर सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री ली है, TDS ऑन रेंट का अकाउंट है वो डेबिट किया है एंड बैंक का अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, मीन्स बैंक थ्रू हमने TDS को पे कर दिया है, ठीक है। अब TDS हमने काट लिया, TDS को पे भी कर दिया, अब हमें मिस्टर पटेल को पे करना है। तो मिस्टर पटेल को कितनी अमाउंट पे करेंगे हम, तो ये तो हमें क्लियर हो चुका था कि मिस्टर पटेल के अकाउंट में 59,000 थे वो क्रेडिट थे, बट उसके बाद हमने 5,000 रुपीज डेबिट कर दिए थे। मीन्स बाकी के अमाउंट जो है 54,000 रुपीज वो हम मिस्टर पटेल को पे कर देंगे, ठीक है। तो मिस्टर पटेल के अकाउंट को डेबिट करते हैं 54,000 से एंड बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 54,000। इट मीन्स मिस्टर पटेल को हमने 54,000 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट किया मिस्टर पटेल का अकाउंट क्लोज हो गया, TDS ऑन रेंट का अकाउंट क्लोज हो गया एंड शॉप रेंट जो है वो भी हमारा काउंट हो गया, टैक्स भी काउंट हो गया। ये हमारे क्लियरली एंट्री हो गई जो हमने डिडक्टर के बुक में की। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा एक चीज का कि मिस्टर पटेल को पेमेंट करना था 59,000 रुपीज का, बट उसे तो सिर्फ मिले 54,000 रुपीज, बाकी का पेमेंट उसे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा आप ईयरली इनकम टैक्स पे कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जब भी का TDS काटा जाएगा आपको एक TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस पेमेंट पे TDS काटते हैं, जिस पार्टी का काटते हैं उसे TDS सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड उस सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स पे करते टाइम हमें उस सर्टिफिकेट को बताना होता है एंड जब भी जो TDS सर्टिफिकेट हम उसमें अटैच करते हैं उसका TDS का जो अमाउंट है वो हमें रिफंड के तौर पे मिल जाता है। तो ये जो 5,000 रुपीज हमने मिस्टर पटेल के कट किए हुए गवर्नमेंट को दिए हुए हैं वो गवर्नमेंट मिस्टर पटेल को उनके
इनकम टैक्स जब वो फाइल करेंगे तब उन्हें रिफंड कर देगा। मीन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ही मिस्टर पटेल को वो रिफंड कर देगा। ठीक है, तो मिस्टर पटेल को वो 5,000 रुपीज वहां पे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब वो इनकम टैक्स फाइल करेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, तब उसको ये टीडीएस का अमाउंट मिलेगा। इसके लिए कंडीशन है, उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसी एंट्री के साथ देखेंगे कि हमें डिडक्ट के बुक्स में एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल एंट्री है रेंट की वो एंट्री कर देंगे। डिडक्टर का अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे, शॉप रेंट का अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमें एक एंट्री करनी है जिसमें हमें टीडीएस को बताना है। ठीक है, 2 ही एंट्री होगी डिडक्ट के अकाउंट में। इसके लिए फर्स्ट एंट्री होगी रेंट की एंड सेकंड एंट्री होगी टीडीएस की। तो सेकंड एंट्री में हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 54,000 जो हमें डिडक्टर की ओर से मिलने वाले हैं रेंट के 54,000 वो हम डेबिट कर देंगे। टीडीएस डिडक्टेड का अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे 5,000 एंड डिडक्टर का अकाउंट है वो हम क्रेडिट करेंगे 59,000। इट मीन्स हमारा जो डिडक्टर का अकाउंट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। पहले हमने उसको डेबिट किया, उसके बाद क्रेडिट किया। इसका मतलब है कि डिडक्टर का अकाउंट यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री थी टीडीएस की। उससे पहले देखा हमने टीडीएस का काउंटिंग कैसे करना है। अब हम देखते हैं टीडीएस चलन। टीडीएस चलन हमें कैसे मिलता है? तो जब हम टीडीएस को पे करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया इनकम टैक्स के पोर्टल पे से आप टीडीएस को पे कर सकते हो। तो आप वहां से अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस चलन मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले है बीएसआर कोड जो कि 7 डिजिट का होता है। सेकंड है चलन नंबर जो कि हर एक चलन का नंबर अलग अलग होता है और ये 5 डिजिट का होता है। अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपका चलन नंबर सिर्फ 3 डिजिट का या 2 डिजिट का है तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टीडीएस चलन नंबर है वो 5 डिजिट का ही ऐड करना है। तो आपको पहले के जो डिजिट है वहां पे आपको 0 करने के बाद ही चलन नंबर को ऐड करना होगा। मतलब चलन नंबर आपको 5 डिजिट का ऐड करना होगा। उसके बाद है टेंडर डेट, जिस डेट को आप टीडीएस पे कर रहे हो वो डेट। 3 इंपॉर्टेंट चीज है टीडीएस चलन में जो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करते टाइम इसको एंटर करना है। ठीक है, ये रहा हमारा टीडीएस चलन जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है बीएसआर को, टेंडर डेट एंड चलन सीरियल नंबर। कुछ इस टाइप से आपको टीडीएस के चलन में शो होगा। अब टीडीएस की ड्यू डेट क्या है? तो टीडीएस हमें कब पे करना है, तो ये आपका ये कंफ्यूजन पॉइंट होगा। हमने टीडीएस काट तो लिया, एंटर भी कर दी, लेकिन हम उसको पे कब तक कर सकते हैं? इसकी एक लिमिटेशन है। हमें 7 डेज के अंदर, नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के अंदर ही टीडीएस को पे कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप अगस्त 2023 में कोई पेमेंट कर रहे हो, फुल मंथ की बात कर रही हूँ मैं, फुल मंथ में आप अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको 7 सितंबर 2023 तक उसका टीडीएस पे कर देना है। अगर आप तब तक पे नहीं करोगे तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट पे करना होगा टीडीएस अमाउंट पे। पर डे का है ये, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जिस मंथ में आप पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काट रहे हो, उसके नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के अंदर ही आपको टीडीएस पे कर देना है। नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा पर डे के हिसाब से। अब उसके बाद आपने टीडीएस काट लिया, आपको टीडीएस चलन भी मिल गया है। अब आपको क्या करना है? टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। इसका मतलब मंथली आपने जो भी टीडीएस को पे करागा, वहां पे हम टीडीएस पे करते टाइम वो नहीं बताते कि हमें किस पार्टी का टीडीएस पे कर रहे हैं, कितना पे कर, हमें सिर्फ अमाउंट को पे करना होता है गवर्नमेंट को कि 5,000 पे किया, 500 पे किया, हमें सिर्फ अमाउंट बताना होता है 10 नंबर के साथ। बट टीडीएस रिटर्न में हमें स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा टीडीएस हमें किस पार्टी का काटा है, ये सब हमें टीडीएस रिटर्न में बताना होगा। ठीक है, तो ये टीडीएस रिटर्न जो है वो हमें क्वार्टरली फाइल करना होगा। तो उसके
दो फॉर्म्स है, फॉर्म नंबर 24Q एंड सेकेंड फॉर्म है फॉर्म नंबर 26Q। फॉर्म नंबर 24Q है वो TDS फॉर एम्प्लॉय है एंड फॉर्म नंबर 26Q वो TDS फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए फॉर्म है। ये फॉर्म के थ्रू हमें TDS रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद हमें 7A फॉर्म नंबर 7A को फाइल करना है। TDS रिटर्न की ड्यू डेट है, अगर आप अप्रैल से जून तक का आपने TDS काटा है तो 31 जुलाई तक आपको TDS रिटर्न फाइल कर देना है। जुलाई से सितंबर तक का आपने TDS काटा है तो 31 अक्टूबर तक आपको TDS रिटर्न फाइल करना है। ये क्वार्टरली आपको फाइल करना है। एक कंफ्यूजन पॉइंट ये भी है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने एग्जाम्पल फॉर मार्च में कोई पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, मार्च में आप अप्रैल में पेमेंट कर रहे हो और उसका रिटर्न फाइल कर रहे हो आप मई में, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग कैसे करनी है, मई से लेके करनी है या अप्रैल से लेके करनी है। तो क्लियरली बता दूं, जो मंथ से हम TDS पे कर रहे हैं उसी से हमें काउंट करना है। अप्रैल का TDS हम मई में पे कर रहे हैं, फिर भी हमें काउंटिंग अप्रैल से करनी है। सिर्फ हमें ड्यू डेट दी गई है TDS पे करने के लिए, लेकिन जो पेमेंट हुआ है वो अप्रैल के मंथ का हुआ है, इसलिए काउंटिंग हम अप्रैल से करेंगे। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि अप्रैल से लेके जून तक, अभी जून के मंथ में जो हमने पेमेंट किया हुआ होगा उसका पेमेंट तो हम जुलाई में करेंगे, जुलाई 7 तक हम उसका पेमेंट करेंगे, लेकिन जब हम TDS रिटर्न फाइल करेंगे तो वो पेमेंट हम जून के मंथ में ही बताएंगे। इट मीन्स 31 जुलाई का जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तभी वो पेमेंट हम बताएंगे। तो इस हिसाब से आपको TDS रिटर्न पे करना है। TDS रिटर्न को अगर हमने ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया तो आपको 200 पर डे पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। मैक्सिमम 5000 रुपीज है, लेकिन आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। मतलब आपको क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल कर देना है ड्यू डेट से पहले। अभी उसके बाद आप क्वार्टरली TDS के रिटर्न को फाइल करोगे तो आपको TDS सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपको जो TDS सर्टिफिकेट मिलेगा वो TDS सर्टिफिकेट आपको आपकी पार्टी को देना होगा, जिसके थ्रू वो इनकम टैक्स जब पे करेंगे वहां से आप TDS का रिफंड ले पाएंगे। तो ये TDS का जो सर्टिफिकेट है वो दो पार्ट्स में होता है, फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म नंबर 16A। फॉर्म नंबर 16 है जो TDS एम्प्लॉय के लिए जो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी, एंड फॉर्म नंबर 16A जो TDS फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए है। तो ये हमारे सारे डिटेल्स था TDS का, ये हमें TDS कैसे काउंट करना है, कौन से पेमेंट पे TDS काटना है, उसका पेमेंट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज करके करेंगे, सारी डिटेल्स हमने देखी TDS की। अगर इसके बारे में आपको और भी कंफ्यूजन हो रहा है कि TDS क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम और भी डिटेल्स में देखेंगे, सारे फॉर्म्स को देखेंगे, इनकम टैक्स के स्लैब को देखेंगे और TDS के चार्ट को भी देखेंगे। तो कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए टेली लर्निंग में।